अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म है। ये बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म ये एक चैप्टर है जो कि बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाया जाता है। तो आज हम बहुत आसान और सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री concerned with the energy involved in making and breaking of chemical bond in the molecule found in biological organism। मतलब कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में देखें, मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड बनता भी है और केमिकल बॉन्ड ब्रेक भी होता है, और केमिकल बॉन्ड बनने और ब्रेक होने में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। मतलब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू डू वर्क। ऐसी एनर्जी जो अवेलेबल हो, जिसको हम काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी को हम फ्री एनर्जी कहते हैं। द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन जो फ्री एनर्जी है सिस्टम की, फ्री एनर्जी चेंज होती है कब? ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर। जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाए तो उसकी जो फ्री एनर्जी है सिस्टम की वो भी चेंज हो जाती है, सच एज केमिकल रिएक्शन एंड दिस चेंज इज रेफर्ड एज डेल जी और गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए, केमिकल रिएक्शन जब होता है, रिएक्शन जैसे ही होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज आएगा। ये जो एनर्जी का चेंज होता है इसे गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। Although cells and organism requires free energy to survive, सेल और ऑर्गेनिज्म को फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दे कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली क्रिएट एनर्जी। वो खुद ब खुद एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, एज स्टेटेड इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, ऑर्गेनिज्म और सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऑर्गेनिज्म एंड सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म और सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो स्पॉन्टेनियसली एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मॉलिक्यूल है, जब वो मूव कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल गैस के मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। whereas objects that are not in motion possess potential energy। ऐसे मॉलिक्यूल जो मूव नहीं कर रहे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने किसी भी किस्म का बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। द केमिकल एनर्जी इन मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज इज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज व्हेन बॉन्ड ब्रेक इन केमिकल रिएक्शन फ्री एनर्जी इज रिलीज। देखिए, ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये कौन सी एनर्जी होती है ग्लूकोज के पास? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो फ्री एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसी टर्म है जिसको यूज किया जाता है कि हम डिस्क्राइब कर सकें ऑल केमिकल रिएक्शन, तमाम केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लिविंग स्टेट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो उसको हम मेटाबॉलिज्म में स्टडी करते हैं। A living system from simple cell to complex ecosystem required free energy to conduct cell processes such as growth and reproduction। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सेल के प्रोसेसेस एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। Organisms have evolved various strategies to capture, store, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर फ्री एनर्जी। मतलब ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो एनर्जी को कैप्चर कर सकें, स्टोर कर सकें, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें और एनर्जी को ट्रांसफर कर सकें। A cell's metabolism refer to the chemical reaction that occur within it। सेल्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर होता है। सम मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करना है सिंपलर वंस में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में ब्रेक करना है और इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसी मेटाबॉलिज्म है जिसमें रिएक्शन रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्ड किया जाता है फ्रॉम सिंपलर यूनिट से। मेटाबॉलिज्म इज अ टर्म दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल। देखिए, वही अगेन शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि मेटाबॉलिज्म टर्म है, इसको यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन के लिए। इसकी दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी हासिल करना कैटाबॉलिज्म। सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड नीडेड बाय सेल, कंपाउंड को सिंथेसाइज करना एनाबॉलिज्म कहलाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ऑल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन फ्लो।
आर कंसीडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का इसमें फ्लो शामिल हो उसको हम कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। द बेसिक डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द बेसिक डेफिनेशन कैन बी डिफाइंड एज वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऐसा रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऐसा रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। A flow of electron is a vital process that provides the necessary energy for survival of all organism। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये एक वाइटल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इन नियरली ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रेडिएंट एनर्जी है सन की, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट। तो इस series of nuclear reaction sun is able to generate thermal energy which can feel as warmth from electromagnetic radiation which we perceive as light। देखें जो सन है, सनलाइट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो लाइट की फॉर्म में हम देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ उसके पास थर्मल एनर्जी भी है जो हम फील कर सकते हैं एज ए वार्म। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर से टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंसेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए इसका काम क्या है, ये कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उधर ये रिएक्शन होता है। देखें दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला जो रीजन है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो इनर मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। तो इसका काम क्या होता है, देखें इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना, ये छोटा सा काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल से NADH बनता है, ये NADH जो कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव में, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखें जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के पास 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं, कम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स जिनका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो जो NADH है वो कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव और H पॉजिटिव में, और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा कम्प्लेक्स 1 को। कम्प्लेक्स 1 इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे ट्रांसफर कर देगा यूबीक्विनोन, ये क्यों है यूबीक्विनोन, ये कम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कम्प्लेक्स 2 और फिर कम्प्लेक्स 2 से कम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जो इधर से मैट्रिक्स में H आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जो H आयन है ये इस H आयन को कम्प्लेक्स 1 से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर कम्प्लेक्स सी से जो इलेक्ट्रॉन है उसको साइटोक्रोम कैरियर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लेक्स सी से कम्प्लेक्स 4 में ले जाएगा, और इधर से भी जो H आयन है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जाएंगे, और जो कम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेगा इधर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे, इधर वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत से जो H आयन्स हैं वो इस इंटरमेम्ब्रेन रीजन में आ जाएंगे। अब देखिए इधर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इधर बहुत सारे प्रोटॉन है, इसका पॉजिटिव इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। जो H आयन्स हैं वो इस इधर से दोबारा एक ATP सिंथेज, वैसे तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये इनको अलाउ नहीं करती कि वापस आएँ, लेकिन ये जो ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज हेल्प करता है कि जो H आयन्स हैं वो दोबारा मैट्रिक्स में आ जाएं। तो इस H आयन के फ्लो से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, ये जो एनर्जी होती है वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती है। तो देखें कैसे ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, हाइड्रोजन के फ्लो से एनर्जी जनरेट होती है और उसे हम ATP को सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसी तरह जो सक्सीनेट होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल से सक्सीनेट आता है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्यूमेरेट, और इधर भी वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और वही हाइड्रोजन का पंप है और वही हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो देखें ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ये देखें ये उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी डायग्राम दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज मैट्रिक्स, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। वो NADPH है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इसका H इधर रह जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 1 में जाएगा, फिर FADH2 जो होता है वो भी FAD प्लस में कन्वर्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, येलो येलो जो एरो है इससे, जो H आइंस हैं वो ऊपर पंप किए जा रहे हैं इधर इधर। तो इधर से अगेन वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और इधर से H आयन जब वापस आएंगे तो जो ATP सिंथेज हैं, जब H आयन वापस आते हैं तो वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ओवरऑल जो समरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की है जो हमने डिस्कस किया है।
तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर से हम मिलते हैं। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है या आपको कोई और टॉपिक रिक्वायर्ड है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।